हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखें जिसका नाम है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिन्यूअल बाय स्टेम सेल एपिडर्मिस। इसकी सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, जिसके 2 टाइप हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और सेकेंड टाइप है एडल्ट स्टेम सेल। फिर इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की भी टाइप है, यूनिपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। 6 है इसमें प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रीटमेंट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है कि स्टेम सेल ऐसी सेल होती है जिसमें बॉडी के किसी भी ऑर्गन को सेल के रूप में डेवलप करने की कैपेसिटी मिलती है। यानी स्टेम सेल जो ऐसी सेल होती है वह बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर लेती है। उसकी सेल को अगर किसी ऑर्गन की सेल डैमेज हो जाती है तो वह उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की सेल में बदल सकती है, यानी ये किसी भी ऑर्गन की सेल में कन्वर्ट हो जाती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन सेल को बॉडी की किसी भी सेल की मरम्मत के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जो स्टेम सेल होती है वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन या सेल की मरम्मत के लिए, रिपेयर करने के लिए इस सेल का यूज़ किया जाता है। स्टेम सेल ऐसे अविकसित सेल है जिनमें विकसित सेल के रूप में विशिष्टता अर्जित करने की क्षमता होती है। यानी जो स्टेम सेल तो अविकसित यानी अनडेवलप्ड सेल है, लेकिन इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये जो सेल डेवलप्ड हो चुकी है उनको अर्जित यानी उनको रिपेयर करने का काम करती है। स्टेम सेल का स्वस्थ सेल को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1960 में कनाडा के वैज्ञानिक अर्नस्ट ई मुकलोक की खोज के बाद स्टेम सेल का प्रयोग को बढ़ावा मिला। यानी जब 1960 में कनाडा के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एस्टन ए मुकलोक, जिन्होंने के स्टेम सेल को खोजा और उन्होंने बताया कि स्टेम सेल का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है डेफिनेशन। वह सेल जो किसी भी निरंतर विभाजित करने की क्षमता रखती है तथा सेल द्वारा विभिन्न दूसरे प्रकार की सेल को डेवलप करती है। यह निरंतर डिवीज़न करती रहती है। इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि यह बार बार डिवीज़न करती रहती है तथा सेल के द्वारा विभिन्न दूसरे प्रकार की सेल को भी डेवलप करती है। यानी ये जो दूसरे ऑर्गन की जो सेल होती है उनको भी डेवलप करती है। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, ये 2 टाइप के स्टेम सेल होते हैं। इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिसको शॉर्ट में ES भी कहा जाता है, और एडल्ट स्टेम सेल्स। हम सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की स्टडी करेंगे। ये ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से प्राप्त की जाती है। यानी जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है ये ब्लास्टोसिस्ट के एंटिन मास से प्राप्त की जाती है। फिर इसमें सेकेंड टाइप है एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल विभिन्न टिश्यू में पाए जाने वाली प्लूरोप्लोटेंट सेल है। बोन मैरो में स्टेम सेल होती है। यानी एडल्ट स्टेम सेल है, ये टिश्यू में पाई जाती है जिसका नाम है प्लूरोपोटेंट सेल। ये प्लूरोप्लोटेम सेल के टिश्यू में पाई जाती है। बोन मैरो में स्टेम सेल होती है, यानी जो अपनी बोन मैरो होती है उसमें भी स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। इन सेल के डिवाइड से कई प्रकार की सेल बनती है। यानी जब स्टेम सेल का डिवाइड होता है या डिवीज़न होता है तो वह बहुत प्रकार की सेल पाई जाती है। इनसे बनी सेल वयस्क टिश्यू की रिपेयर के लिए उपयोग में आती है। यानी जब स्टेम सेल से डिवाइड होकर जो सेल बनती है उनका यूज़ अपन रिपेयर करने के लिए करते हैं। स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी की ओनली 1 ऐसी सेल है जो किसी भी तरह की सेल को बना सकती है। यानी जो स्टेम सेल ही है ऐसा ह्यूमन बॉडी में जो किसी भी ऑर्गन की किसी भी सेल को प्रिपेयर कर सकती है और उन्हें बना भी सकती है। टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के 4 टाइप होते हैं, जैसे कि यूनिपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। पोटेंट का मीन्स होता है कैपेबल यानी क्षमता।
सबसे पहले हमें यूनिपोटेंट सेल की देखते हैं। यूनिपोटेंट सेल एकल प्रकार की सेल का निर्माण करती है, यानी जो यूनिपोटेंट सेल होती है, स्टेम सेल होती है, वह एक प्रकार की सेल का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए एक जर्म सेल स्टेम सेल है जो सेल को ओवम या स्पर्म बनाने के लिए मैच्योर बनाता है, लेकिन अदर सेल को नहीं। यानी जो यूनिपोटेंट सेल है यह एक ही प्रकार के सेल का निर्माण करती है। जैसे कि जर्म सेल है, वह जर्म सेल ऐसी सेल होती है जो सिर्फ ओवम या स्पर्म बनाने के लिए मैच्योर होती है, बाकी वह किसी भी सेल को मैच्योर करने के लिए डेवलप नहीं होती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ओनली रोगाणु परत के भीतर ही सेल बना सकती है। यानी जब अपन को कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसके लिए जो सेल हमारे बॉडी के अंदर बनने चाहिए उन्हीं को मल्टीपोटेंट सेल स्टेम सेल कहा जाता है। प्लोटेंट सेल ओनली एम्ब्रियो की सेल को ही उचित बना सकती है। यानी जो फ्लोरोप्रोटेंट सेल होती है वो सिर्फ एम्ब्रियो की ही सेल को उचित बना सकती है, लेकिन एम्ब्रियो की सभी सेल को जर्म सेल एंड अदर रोगाणु लेयर से। ये फ्लोरोप्रोटेंट सेल का डायग्राम है, आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा इसकी। स्टेम सेल का ये लास्ट टाइप है। टोटिपोटेंट सेल में ऑल टाइप के विकासशील जीवों का उत्पादन प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जिसमें एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा टिश्यू दोनों शामिल होते हैं। यानी जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं उनमें सभी प्रकार के जो विकासशील जीव होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। उनमें कैपेसिटी होती है इतनी कि एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा के टिश्यू को दोनों ही उसमें शामिल होते हैं। फिर आता है इसमें प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ओवम वह एक सेल है जो पूरे जीव को बनाने की पूर्ण क्षमता रखती है। यानी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो ओवम वह सेल होती है जो पूरे बॉडी को बनाने की कैपेसिटी रखती है। ये सेल कई बार विभाजित होकर ऐसी कोशिका बनाती है जो पूर्ण सक्षम होती है। यानी जो ये ओवम की जो सेल होती है वो विभाजित होकर ऐसी सेल्स का निर्माण करती है जो कम्प्लीटली कैपेबल होती है, अर्थात विभाजित होने पर प्रत्येक सेल पूरा जीव बना सकती है। यानी जो ओवम होता है ये ऐसी सेल बनाती है जो कम्प्लीटली सक्षम होती है कि वह भी दूसरे ओवम को या दूसरी सेल्स को बना सकती है, जिससे वो भी क्या एक नया जीव बना सकती है। कुछ और विभाजनों के पश्चात ये सेल एक विशेष सर्कल स्ट्रक्चर बनाती है। यानी जो कुछ विभाजन के पश्चात ये सेल क्या करती है, एक सर्कल स्ट्रक्चर में आ जाती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यानी जिस सेल को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट सेल कहते हैं। परंतु इस अवस्था में पृथक की गई सेल कंप्लीट जीव विकसित करने में सक्षम नहीं होती है। यानी जो इस स्टेप में जो सेल अपन पृथक करते हैं यानी अलग करते हैं वह कम्प्लीटली नहीं होती है कि वह किसी और जीव को बनाने की क्षमता रखती है, अतः इन्हें अंशतः सक्षम कोशिका कहा जाता है। सेल कई बार विभाजित और विभेदन होकर विशेष सेल बनाती है जो प्रत्येक टिश्यू को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। यानी कुछ सेल ऐसी भी होती है जो डिवाइड होकर ऐसी सेल्स बनाती है जो टिश्यू को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। ये सेल प्रत्येक टिश्यू में संरक्षित रहती है। यानी जो ये सेल होती है ये प्रत्येक टिश्यू में संरक्षित रहती है तथा टिश्यू में सेल जनन तथा पुनः संरचना के लिए उपयोगी होती है। यानी जो सेल होती है ये हर टिश्यू में प्रेजेंट होती है और ये सेल क्या करती है, सेल जनन और पुनः स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट, तो इंडिया में भी इसका उपयोग होने लगा है, जिसकी हेल्प से कार्नियापण में हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिलती है। मुख्य रोग जिनका स्टेम सेल द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे डायबिटीज़, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर और तीत सेल ट्रीटमेंट होता है, ये इंडिया में भी होने लग गया है। यानी जो कार्नियल प्रत्यारोपण होता है यानी हृदय के घात से जितने भी क्षतिग्रस्त होते हैं उन मांसपेशियों के उपचार के लिए स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है। जो डिजीज़ दी गई है जो स्टेम सेल के द्वारा ही ठीक की जाती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया और तीत।
कंक्लूजन, हम जानते हैं कि सभी सेल का फॉर्मेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही होता है। यानी हम सब जानते हैं कि सेल का फॉर्मेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही होता है। जब एम्ब्रियो का विकास हो रहा होता है या एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में ओव्यूल या ओव्यूम सेल्स है, सेल फॉर्मेशन होता है, वही ऐसा सेल होता है या ओवम ऐसा सेल होता है जो पूर्ण कंप्लीटली कैपेबल होता है एक नए जीव को बनाने के लिए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अनेक सेल कुछ और विभाजनों के पश्चात गोलाकार संरचना बनाती है जिसे ब्लास्टोसिस कहते हैं। यानी पहले भी बताया मैंने, जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसे सेल में और डिवाइड होता है जिससे एक गोल स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, साइड से स्टेप करते हैं। पूर्ण जीव विकसित करने में सक्षम नहीं होती है। यानी जो क्या होती है कि जो डेवलप्ड यानी कम्प्लीटली जीव को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होती, उनमें कैपेसिटी नहीं होती है कि वह एक नए जीव को डेवलप कर सके। इनके अंदर बहुत सक्षम सेल होती है जो कि टिश्यू में संरक्षित होती है। यानी जो एक और इनर सेल होती है जो क्या सिर्फ टिश्यू में ही प्रेजेंट होती है। टिश्यू को सेल जनन और पुनः स्ट्रक्चर के लिए उपयोगी होती है। यानी जो सेल होती है टिश्यू के जनन और इसको नया स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए होती है। रेफरेंस यानी वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय RL कोटपाल। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।